आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही भारत सरकार की ओर से लेके कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा रेल यात्रियों के लिए आज एक महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही बैंक खाताधारकों के लिए भी अब एक काम की खबर निकल कर आ रही है, इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा अगर आपके पास से इससे ज्यादा सोना पड़ा तो आप पड़ सकते हैं मुसीबत में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करेगा जब्त। आखिर क्या है नया नियम, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने टैक्स पेयर्स को दी है बड़ी राहत, किए हैं ये बड़े ऐलान। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही देश के इन 2 राज्यों में एक हफ्ते के लिए लगाया गया है संपूर्ण लॉकडाउन। आखिर कौन से राज्यों में हुआ ये ऐलान, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो हरियाणा में आज से 3 मई तक 7 दिनों के लिए पूर्ण लॉकडाउन की हुई है घोषणा। हरियाणा में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने अब बड़ा फैसला किया है। सरकार ने अब राज्य में आज से 7 दिनों के पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा यहाँ पर की है। इस बात की जानकारी हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट करके दी है। आपको बता दें कि हरियाणा में लगातार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। वही संक्रमण से होने वाली मौतों में भी दिन ब दिन यहाँ पर तेजी आ रही है, जिसको देखते हुए सरकार ने अब ये बड़ा फैसला यहाँ पर लिया है। वही हरियाणा में पिछले 24 घंटों के दौरान 13,000 से अधिक नए मामले सामने हैं। अब यहाँ कोरोना के कुल केसों की संख्या 5 लाख पार हो चुकी है। साथ ही एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर भी 1 लाख पार हो चुकी है। इसे देखते हुए सरकार ने यहाँ पर 7 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान हरियाणा के अंदर कर दिया है। सख्त लॉकडाउन को लेकर एक और बड़ी खबर, गोवा सरकार ने 10 मई तक बढ़ाया है संपूर्ण लॉकडाउन, इन क्षेत्रों में रहेगी पाबंदी। गोवा में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार ने लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए और आगे बढ़ाने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने रविवार को कहा है कि राज्य में लगाए गए पूर्ण लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। अब इस राज्य में कोविड-19 प्रतिबंध आज से 10 मई सुबह 7 बजे तक ये प्रतिबंध यहाँ पर लागू रहेंगे। हालांकि सरकार ने यहाँ पर कई तरह की छूटों का भी यहाँ पर ऐलान किया है। वही राज्य सरकार ने एक नोटिस में कहा है कि 10 मई तक यहाँ पर लागू व्यापक प्रतिबंधों में प्रदेश में बार, कसिनो, स्पोर्ट और कॉम्प्लेक्स और जिम, स्कूल, कॉलेज और साप्ताहिक बाजार यहाँ पर बंद रहेंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो कोरोना संकट के बीच सरकार ने टैक्स पेयर्स को दी है बड़ी राहत, किए हैं बड़े ऐलान। कोरोना महामारी अपने चरम स्थान पर पहुंच रही है। वही देश में हर दिन कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वही लोग घर के भीतर रहते हुए भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। इस महामारी ने लोगों की कमर तोड़ दी है। वही सरकार ने इस कोरोना महामारी के बीच टैक्स पेयर्स को कुछ यहाँ पर राहत दी है। वही लोग इस भयानक कोरोना वायरस महामारी की चपेट में हैं। ऐसे में सरकार ने जीएसटी कानून के तहत करदाताओं को राहत देने के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। सरकार ने टैक्स पेयर्स को राहत देते हुए जीएसटीआर 1 और आईएफएफ और जीएसटीआर 4 और यहाँ पर आईटीसी 04 की फाइल करने की जो समय सीमा है उसको यहाँ पर बढ़ा दिया है। सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए जीएसटीआर भरने की तारीख को 15 दिन आगे बढ़ा दिया है। वही जीएसटीआर 4 और आईटीसी 04 फाइल की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 31 मई से यहाँ पर कर दिया गया है। वही वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2021 में सकल जीएसटी राजस्व रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। अप्रैल में सरकार ने 1,41,384 करोड़ रुपए का जीएसटी कनेक्शन किया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा फैसला, दूसरे राज्यों की बस सेवा पर सरकार ने लगाई है रोक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए दूसरे राज्यों से आने वाली बस सेवा पर रोक लगा दी है। वही दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासी मजदूरों को भी अब क्वारंटीन यहाँ पर किया जाएगा। वही अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि राज्य में पिछले 24 घंटों में 303 और मरीजों की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में संक्रमण की दर में पिछले दिनों की अपेक्षा में कमी आई है और पिछले 24 घंटों में जितने नए मरीज मिले हैं उससे अधिक यहाँ पर ठीक भी होकर घर लौटे हैं। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट की, तो रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, रेलवे ने कैंसिल कर दी है ये 14 ट्रेनें। अगर आपने भी ट्रेन में सफर करने का प्लान बना रखा है तो ये खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी है। भारतीय रेलवे ने कोरोना के संकट के चलते कई ट्रेनों को यहाँ पर कैंसिल कर दिया है, तो आप सफर से पहले अपने ट्रेन का स्टेटस जरूर देख लें। वही ईस्टर्न रेलवे ने 14 ट्रेनों को यहाँ पर कैंसिल किया है। रेलवे ने जो यहाँ पर 14 ट्रेनें कैंसिल की है उनसे पश्चिम बंगाल और बिहार के यात्री प्रभावित होंगे। वही रेलवे ने कोलकाता डिवीजन की 14 ट्रेनों को रद्द की है, तो एक बार यहाँ पर कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट जरूर चेक कर ले। वेस्टर्न रेलवे ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। रेलवे ने बताया कि हावड़ा, बोलपुर, आसनसोल और सियालदह और मुजफ्फरपुर और भागलपुर सहित 14 ट्रेनों को यहाँ पर रद्द किया है। इनमें हावड़ा, सियालदह, आसनसोल, मालदा ट्रेनों को यहाँ पर जोड़ने वाली ट्रेनें ये इसमें शामिल है। वह रेलवे ने ट्वीट करके इस बारे में यहाँ पर जानकारी दी है। आपको बता दें कि देश में पहले कोरोना संकट के बीच यात्रियों की कमी के चलते रेलवे कई रूटों पर ट्रेनों को कैंसिल कर रहा है। आपको बता दें कि इसमें से कुछ ट्रेनें यहाँ पर 4 मई से 9 मई तक कैंसिल रहेगी। इसके अलावा इसमें कुछ डेली वाली ट्रेनें भी शामिल है, कुछ साप्ताहिक ट्रेनें भी इसमें शामिल है।
बात करते हैं अगली खबर की, तो कोरोना से जंग में आ गई है जापानी कंपनी सोनी। भारत को $10 लाख दान देने का किया है ऐलान। पूरा विश्व इस वक्त कोरोना महामारी से जूझ रहा है। भारत के हाल भी दुनिया में सबसे खराब स्थिति वाले हो रहे हैं। इस दौर में सभी अपने अपने स्तर पर मदद कर रहे हैं। इस कड़ी में एक और नाम यहाँ पर जुड़ गया है, वो नाम है सोनी कॉर्पोरेशन का। जापान की इस मल्टीनेशनल कंपनी ने भारत सरकार की कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत सरकार को यहाँ पर $10 लाख देने की घोषणा की है। कोरोना की दूसरी लहर के चलते भारत का हेल्थ सिस्टम बुरी तरह से प्रभावित है। वहीं देश में दवाओं की कमी हो गई है, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे। ऐसे हालात में सोनी का योगदान काफी यहाँ पर अहम है। वहीं सोनी इंडिया ने इस योगदान के बारे में यहाँ पर जानकारी दी है। अपने ट्विटर हैंडल के जरिए ये बात उन्होंने कही है। वही कंपनी ने जारी किए अपने बयान में कहा है कि भारत में कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए सोनी कॉर्पोरेशन के जरिए $10 लाख डोनेट करने का फैसला सोनी कॉर्पोरेशन ने किया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो अगर आपके पास भी है इससे ज्यादा सोना तो पढ़ सकते हैं आप मुसीबत में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करेगा जब्त। भारत में सोने में निवेश सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। भारतीयों के बीच सोने में निवेश को एक बेहतर विकल्प के तौर पर देखा जाता है। काफी इसे यहाँ पर सुरक्षित भी माना जाता है, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कि एक निश्चित सीमा से अधिक सोना खरीदना आप पर मुसीबत यहाँ पर बन सकती है। मतलब अगर आप ज्यादा सोना खरीदते हैं तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। आपको बता दें कि CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की गाइडलाइन के अनुसार एक तय सीमा से अधिक सोना नहीं खरीदना चाहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार अगर आप सोना खरीदते हैं तो जरूरी है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न में इसकी जानकारी दें। वही गाइडलाइन के अनुसार निश्चित सीमा से ज्यादा सोने है उसकी खरीदारी पर चालान नहीं होने पर आपसे यहाँ पर आयकर अधिनियम धारा 132 के तहत पूछताछ की जा सकती है। आयकर नियमों के अनुसार अगर कोई गोल्ड यहाँ पर आयकर जो नियम है उसके अनुसार अगर कोई गोल्ड कहाँ से आया है इसका वैलिड सोर्स या प्रूफ देता है तो वह घर में जितना मर्जी चाहे उतना सोना रख सकता है। लेकिन अगर कोई बिना इनकम टैक्स सोर्स बताए ही घर में सोना रखना चाहता है तो इसकी एक यहाँ पर लिमिट है। वह नियमों के तहत विवाहित महिला घर में 500 ग्राम और अविवाहित महिला 250 ग्राम और पुरुष केवल 100 ग्राम सोना बिना इनकम टैक्स प्रूफ दिए रख सकता है। वही तीनों कैटेगरी में तय सीमा में सोने जो तीनों कैटेगरी में तय सीमा में सोना घर में रखने का आयकर विभाग सोने के आभूषणों को यहाँ पर जब्त नहीं करेगा। इसके अलावा यहाँ पर CBDT 1 दिसंबर 2016 को एक बयान जारी करके CBDT ने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि अगर किसी नागरिक के पास विरासत में मिले सोने समेत तो उसके पास उपलब्ध सोने का वैलिड सोर्स और उसका परिणाम वो दे सकता है तो नागरिक कितना भी यहाँ पर गोल्ड ज्वेलरी अपने साथ यहाँ पर वो रख सकता है। वही भारत में लोगों को अपने पूर्वजों और रिश्तेदारों से बिना यहाँ पर इनवॉइस के सोना यहाँ पर मिलता है। अगर किसी को गिफ्ट के तौर पर यहाँ पर 5 लाख रुपए से कम का गोल्ड ज्वेलरी मिलती है या फिर विरासत के रूप में उसे मिलते हैं तो वो टैक्सेबल नहीं है। लेकिन ऐसे मामले में भी साबित करना होगा कि ये सोना गिफ्टेड है या फिर विरासत में मिला है। जानकारों का मानना है कि यहाँ पर इनवॉइस के साथ सोना रखना यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी जानकारी इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त आपको देनी चाहिए। भाई भारतीय लोगों में सोने को लेकर धारणा है कि वे असीमित सोना खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो पंजाब में लगा है मिनी लॉकडाउन, 2 हफ्ते के लिए दुकानें बंद। पंजाब सरकार की तरफ से आदेश जारी करते हुए राज्य में सख्ती बढ़ाने का आदेश जारी किए गए हैं, जिसके तहत राज्य में अगले 13 दिनों के लिए मिनी लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसके तहत सभी प्रकार की यहाँ पर दुकानें बंद रहेगी। जारी आदेशों के अनुसार यहाँ पर दूध, ब्रेड, सब्जी और फल, डेयरी प्रोडक्ट, अंडे और मोबाइल रिपेयर और यहाँ पर लेबोरेटरी और नर्सिंग होम को खुलने की छूट यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा राज्य में सड़क, रेल और हवाई मार्ग से लोगों की एंट्री बंद कर दी गई है। सिर्फ उन लोगों को ही राज्य में एंट्री मिलेगी जिनके पास 72 घंटे पुरानी कोरोना की जो नेगेटिव रिपोर्ट है वो होनी चाहिए। वही 2 हफ्ते पुराना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होगा। वही सभी चौपहिया वाहनों में केवल 2 लोग ही यहाँ पर जो चौपहिया वाहन है उनमें यहाँ पर 2 लोग ही बैठ पाएंगे। इसमें पेशेंट को राहत यहाँ पर होगी। वही स्कूटर या फिर 2 पहिया वाहन पर भी 1 व्यक्ति ही बैठ पाएगा। वही परिवार के सदस्यों को छोड़कर पिछली सीट पर किसी को भी यहाँ पर बिठाने पर रोक लगा दी गई है। राज्य में एक स्थान पर 10 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो पाएंगे। वही शादी, विवाह और संस्कार आदि में भी ये आदेश लागू रहेंगे। वही सभी धार्मिक स्थल शाम 6 बजे बंद हो जाया करेंगे। वही नाइट कर्फ्यू के दौरान सड़कों पर वाहनों के निकलने पर भी यहाँ पर सरकार ने रोक लगा दी है। सिर्फ मेडिकल और कर्फ्यू पास धारक ही यहाँ पर सड़क पर निकल सकेंगे। पंजाब के अंदर ये नई गाइडलाइन जारी हुई है।
अब बात करते हैं अगली खबर की। तो व्हीकल की आरसी में नॉमिन का नाम जोड़ना हुआ है अब और आसान। सरकार ने इसके लिए जारी की है नई गाइडलाइन। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन के मालिक के पंजीकरण प्रमाण पत्र में किसी व्यक्ति को नामित करने की प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1989 में कुछ यहाँ पर अधिसूचित इसमें कुछ बदलाव अधिसूचित यहाँ पर किए हैं। इसी तरह के बदलाव से मोटर वाहन मालिक की मृत्यु की स्थिति में नामित व्यक्ति के नाम मोटर वाहन पंजीकृत कराने या फिर हस्तांतरण करने में आसानी होगी। वही वाहन मालिक अब वाहन के पंजीकरण के समय नामित व्यक्ति का नाम डाल सकते हैं। बाद में ऑनलाइन आवेदन के जरिए भी ऐसा वो कर सकते हैं। पुरानी प्रक्रिया जटिल है। पूरे देश में ये सब अलग अलग तरीके से यहाँ पर ये गाइडलाइन है। वही सरकार की ओर से इसको लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की गई है। अधिसूचित नियमों के तहत नामित व्यक्ति का उल्लेख किया जाने की स्थिति में वाहन मालिकों को उस व्यक्ति की पहचान का प्रमाण पत्र जमा कराना होगा। वही अधिसूचना में कहा गया है कि वाहन मालिक की मौत की स्थिति में वाहन मालिक ने पंजीकरण के समय जिस व्यक्ति को नामित किया है या फिर जो वाहन का उत्तराधिकारी बनता है, जो भी स्थिति हो, वाहन मालिक की मृत्यु से 3 महीने की अवधि के लिए वाहन का इस तरह इस्तेमाल वो कर सकता है जैसे कि यहाँ पर जैसे कि वह वाहन उसे हस्तांतरित किया गया है। लेकिन इसके लिए कुछ जरूरी है कि नामित व्यक्ति ने वाहन मालिक की मृत्यु के 30 दिन के भीतर पंजीकरण प्राधिकरण को उसकी मृत्यु की जानकारी दे दी हो और बता दिया हो कि वाहन अब यहाँ पर वह खुद इस्तेमाल करेगा। इसके बारे में ये सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि नामित व्यक्ति वाहन मालिक का मतलब जो नामित व्यक्ति है वो वाहन मालिकाना हक हासिल करने वाला व्यक्ति वाहन मालिक की मृत्यु के 3 महीने के भीतर वाहन के जो कागजात है उसे हस्तांतरण उसको यहाँ पर कराना होगा। वही उसके पास फॉर्म 21 में आवेदन उसका होगा। साथ ही तलाक या फिर संपत्ति के बंटवारे जैसी स्थिति में भी वाहन मालिक नामित व्यक्ति से जुड़ा बदलाव करने के लिए एक यहाँ पर SOP के साथ नामांकन में बदलाव कर सकता है। अब बात कर देते हैं देश भर के कोरोना आंकड़ों की। तो भारत में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटों में 3,92,000 के आसपास आए हैं नए मामले। 3689 लोगों की भारत में पिछले 24 घंटों में हुई है मौत। भारत में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरी लहर भारत में घातक साबित हो रही है। हर दिन रिकॉर्ड तोड़ नए मामले भारत में सामने आ रहे हैं। अब आलम यह है कि भारत में संक्रमण के मामलों में ग्लोबल रिकॉर्ड भारत ने तोड़ दिया है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो भारत में कोरोना में जो मौत का आंकड़ा है वो यहाँ पर 3700 के करीब पहुंच गया है। वही यहाँ पर कल की तुलना में आज यहाँ पर कोरोना के नए मामलों में गिरावट जरूर दर्ज की गई है, लेकिन मौतों के आंकड़े में यहाँ पर मौतों का आंकड़ा ज़्यादा रहा है। वही भारत में पिछले 24 घंटों में जो मामले सामने आए हैं वो यहाँ पर 3,92,000 के आसपास आए हैं। आपको बता दें कि कल यहाँ पर 4 लाख से ज़्यादा नए मामले भारत में सामने आए थे पिछले 24 घंटों में। आज भारत में 3,92,000 के आसपास नए केस दर्ज किए गए हैं। वही संक्रमण के कारण 3600 यहाँ पर 89 लोगों की मौत भारत में हुई है। वही तीसरी बार भारत में दैनिक मृत्यु दर 3500 का आंकड़ा इसने पार किया है। इस हफ्ते में तीसरी बार है जब भारत में दैनिक मृत्यु दर 3500 का आंकड़ा पार कर गई है। वही दुनिया भर में करीब 40% केस हर दिन भारत में ही दर्ज किए जा रहे हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आयुष्मान ने बताया है कि कोविड-19 के लिए 1 मई 2021 तक भारत में यहाँ पर 29,01,42,000 के आसपास सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें कल 18 लाख के आसपास सैंपल टेस्ट किए गए हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में भारत में 3,92,488 नए कोरोना के मामले मिले हैं, जबकि 3600 यहाँ पर 89 लोगों की मौत हुई है। वहीं 3,07,000 के आसपास लोग पिछले 24 घंटों में ठीक भी हुए हैं। ये भारत के लिए बहुत राहत की खबर है कि एक दिन में 3 लाख से अधिक लोग ठीक भी हो रहे हैं। वही कुल कोरोना मामले भारत में 1,95,57,000 पार हो चुके हैं। इसके अलावा कुल डिस्चार्ज हुए मामलों की संख्या भारत में 1,59,52,000 पार हो चुकी है। वही कुल मौतें भारत में 2,15,000 के आसपास अब तक भारत में कोरोना के कारण मौतें हो चुकी है। वही भारत में फिलहाल जो सक्रिय केस है वो भारत में 33,49,000 के आसपास है। वही कुल टीकाकरण भारत में 15,68,00,000 के आसपास हो चुका है। वही कोविड-19 की बढ़ती रफ्तार के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने रविवार को कहा है कि 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के 84,599 लोगों ने कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक यहाँ पर ली है। वही मंत्रालय ने कहा है कि शनिवार को कोविड-19 के खिलाफ देश भर में कुल यहाँ पर 16 लाख लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया है। उनमें
यहाँ पर 9,89,000 लोगों ने पहली खुराक दी गई है। मतलब इतने लोगों को यहाँ पर पहली खुराक दी गई है। आपको बता दें कि देश में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान शुरू हुआ था। वहीं 30 अप्रैल तक देश भर में 15,49,79,735 कोरोना की डोज यहाँ पर दी जा चुकी है। बीते दिन 27,44,000 के आसपास टीके यहाँ पर लगे हैं। वैसे 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगाने का दूसरा चरण अभियान शुरू हुआ था। अब 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन यहाँ पर किया जा रहा है ये भारत में। वहीं इसके अलावा देश के अन्य राज्यों में भी कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार यहाँ पर भारत में दूसरे राज्य है जहाँ पर बढ़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश और दिल्ली में मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब राजस्थान में भी कोरोना के मामलों में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं राजस्थान में पिछले 24 घंटों में 17,652 नए कोरोना के केस आए हैं। 160 लोगों की इस दौरान यहाँ पर मौत हुई है। राजस्थान में जो कोरोना का कहर है वो लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है। वहीं वर्तमान में राजस्थान में जो एक्टिव केस है उनकी संख्या 1,82,000 से पार हो चुकी है। वहीं 11,000 से अधिक लोग पिछले 24 घंटों में ठीक हुए हैं। अब तक 6,15,753 संक्रमित मरीज टोटल राजस्थान में मिल चुके हैं। वहीं 4399 लोगों की मौत राजस्थान में हुई है। सबसे ज़्यादा संक्रमित पिछले 24 घंटों में 3,441 जयपुर जिले से मिले हैं और सबसे ज़्यादा 54 मौतें भी यही हुई है। वहीं पीड़ितों की बढ़ती संख्या के बीच बीकानेर जिला कलेक्टर ने आसपास के जिलों को कहा है कि वो अपने यहाँ मरीजों को या नहीं भेजे। वहीं बीकानेर जिले के लोगों के लिए अब सुविधाएं कम पड़ने लगी है। इसके अलावा राजस्थान के अन्य जिलों में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं।